हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग है ना। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी है ना अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का जो सेशन है वो प्रैक्टिस सेट का है। और जो भी छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी क्लास है ना महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्योंकि है ना आप मैथ रीजनिंग के अलावा सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस भी है ना कंप्लीट करना होगा। क्योंकि है ना एक एक नंबर पॉइंट पॉइंट नंबर जो होता है वो सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है रेलवे के लिए। आप लोग मैथ रीजनिंग तो अच्छे से पढ़ते हैं पर जी के जी एस को है ना इग्नोर करते हैं और अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है कि है ना बहुत लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबका रुक जाता है, लेकिन बहुत लोग का है जो जी के जी एस के इसके कारण रुक जाता है। तो उन छात्रों को मैं ना कहना चाहता हूँ कि आप जी के जी एस भी है ना समय निकाल के पढ़िए। और उसको पढ़ने से है ना आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको सेलेक्टेड ही पढ़ना है। तो कम से कम ना उसका पिछले साल का जो क्वेश्चन जितना हो रहा है उसको जाकर देखेंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि आपको जीएस में क्या पढ़ना है। और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी से है ना जो पिछला क्वेश्चन है ना कई सालों में पूछा हुआ है उसका अध्ययन करवाएंगे हम। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़िए और इस क्लास को है ना अपने अन्य साथियों को भी है ना शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी है ना इसका फ़ायदा ले सके। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। है ना ये जो आपका जो क्लास है ना ये पिछले वर्षों के है ना प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उसमें भी कौन सब्जेक्ट से या ज्योग्राफी से या जो भी क्वेश्चन बनता है उससे क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट का हमारी जो टीम है वो अलग अलग है ना सब्जेक्ट का क्लास लेके आ रहे हैं। तो आप लोग है ना प्ले लिस्ट पे जाके उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। ये आप रेलवे का कोई भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप है ना आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर है ना असिस्टेंट लोको पायलट हो या फिर है ग्रुप डी या फिर जो भी रेलवे से संबंधित एग्जाम है वो सब के लिए है ना जीएस पेपर से है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़िए ना और शुरू करते हैं है ना आज का ये क्लास आपका है ना। चलिए है ना क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है इस पे नहीं जाइएगा आप लोग, है ना। ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि ना ये कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आरआरबी ग्रुप डी में ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ है ना, ये प्रैक्टिस सेट जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है ये दूसरा नंबर का है। यानी कि एक प्रैक्टिस सेट है ना PYQ आ चुका है पहले से ही, वो प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है, जाके उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन है ना बन गया है, कब बना है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपका है ना 2023 में ये बना था। आप देखिएगा तो है यूनाइटेड नेशन की है ना संस्था ने ये एक डाटा जारी किया था और जिसमें बताया गया था कि ना ये जो भारत जो है वो चीन को पछाड़ के विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। लेकिन भारत की जनगणना 2011 में जो हुआ था उस डाटा की बात करें तो भारत है ना विश्व में दूसरा स्थान पे है। पर ये नया आंकड़े के अनुसार से 2023 में ये चीन को पछाड़ करके है ना आगे बढ़ गया, है ना। वैसे भी आप लोगों को है ना पता ही होगा कि जब यहाँ पे लॉकडाउन लगा था कोरोना के बाद, कोरोना आने के समय, तो है ना काफ़ी लोग घर पे थे, रूम ही में थे, पैक थे और बाहर नहीं जा पाते थे, है ना बहुत क्राइसिस हो गया था। उस दौरान है ना हमारी जनसंख्या विस्फोट कर दिया ना। ये डाटा है। अब तो 2021 में जनगणना हुआ नहीं, अब 2026-27 में जनगणना हो रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। नया डाटा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग है ना हम लोग फिर से पढ़ लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि ना ये माउंट K2 किस नाम से भी जाना जाता है ना। ये जो आपका है ना ये किस एग्जाम में पूछा हुआ है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आरआरबी एनटीपीसी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस प्रकार से है ना आप लोग देख लीजिएगा है ना कौन कौन सा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको नीचे भी दिख जाएगा अगला क्वेश्चन में भी, ठीक है ना। तो माउंट ना ये कौन सा नाम से आता है, ये गॉडविन ऑस्टिन। आप देखेंगे दोस्तों ये जो भारत का ना आप सबसे उत्तर में जाके देखेंगे तो एक पर्वत ना श्रेणी है, एक ना ये ट्रांस हिमालय का ये काराकोरम है ना, कारा ना कोरम पर्वत श्रेणी है। इसी पे है ना यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है ना K2 ना जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे स्थित है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पे
ठीक है ना। ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणी है ना, एक ट्रांस अति काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ये भारत का सबसे उत्तर में स्थित है और ये भारत का सबसे है ना ऊंचा चोटी है। आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में सबसे अधिक जो ऊंची चोटी है ये जो है ये कौन सा है, ये है ना गॉडविन ऑस्टिन है। हिमालय के बाद दूसरी ऊंची चोटी है, लेकिन ये वर्तमान में ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ये वर्तमान में ये पीओ के क्षेत्र में पॉक है ना, पाक ऑक्टोपाई कश्मीर में स्थित है ये, ठीक है ना। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पे स्थित है ना। नंदा देवी पर्वत देखेंगे तो ये जो आपको है ना उत्तराखंड है ना, ये आपको भारत के उत्तराखंड में मिलेगा। ये जो अन्नपूर्णा जो है ना ये भी बृहद हिमालय पे प्रमुख पर्वत चोटी है, ठीक है ना, जो नेपाल में स्थित है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। ये क्षेत्रफल के अनुसार से कर है ना दोस्तों, ये क्षेत्रफल के अनुसार से ये भारत का जो सबसे बड़ा देश जो है ये कौन सा है, ये राजस्थान है, राजस्थान। उसके बाद कौन सा है, राजस्थान के बाद आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है ना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद ना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। राजस्थान ना, मध्य प्रदेश ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ना, और उसके बाद ना महाराष्ट्र के बाद कौन सा है, ये आपका उत्तर प्रदेश। तो आप है ना क्रम से भी देख सकते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन है ना ये क्षेत्रफल के अनुसार से कर रहा है। ये जनगणना के अनुसार से है ना अलग डाटा है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जनगणना के अनुसार से, जनसंख्या के अनुसार से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है। ये बहुत बच्चों वाली क्वेश्चन है, आप लोगों को सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं कमेंट के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप लोग का है ना IQ लेवल या जो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं ना, तो आप लोग जवाब जरूर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं है ना, कोंकण तट भारत के किस ओर है ना। ऑप्शन से देख सकते हैं, पूर्वी तट, पश्चिमी तट है ना, नॉर्दर्न इंडिया ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो दोस्तों है ना भारत के कोंकण तट की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे तो भारत के जो है ये 9 राज्य जो है ये समुद्र तट से ये लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ना वो कौन कौन सा राज्य है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा है ना, ये इसमें मैं नया पेज ले रहा हूँ है ना, आप ये आपका है ना ये भारत रहा, और भारत के 9 राज्य जो है ये समुद्र तट से लगा हुआ है। आप बता सकते हैं ना ये कौन कौन राज्य है, तो ये गुजरात है ना, के बाद गुजरात के बाद ये ना महाराष्ट्र है ना, गोवा ना, कर्नाटक, केरल, ठीक है ना। ये 5 राज्य है ना, ये पूरब साइड में, सॉरी पश्चिम साइड में, ये पश्चिमी तट पे है। और इधर देखेंगे तो ये तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश ना, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य जो है ना जो तट से लगा हुआ है भारत के, और सबसे अधिक तटवर्ती राज्य जो है ना वो गुजरात की है। तो हमने ये तट के है ना क्या इसके बाद के तट के बाद, तो ये तट का जो है ना विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका नाम है। आप देखेंगे ये गुजरात वाला जो तट देख रहे हैं इसको काठिया वाला तट कहते हैं ना, ये काठिया ना, वाडा ये तट कहा जाता है। आप यहाँ से फिर गुजरात से देखेंगे तो आपको है ना ये गोवा तकला जो तट है इसको इसको कोंकण तट कहा जाता है ना, कोंकण कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है ना। फिर गोवा से देखिएगा तो आप है ना मंगलोर तकला इसको कर्नाटक तट कहा जाता है, या फिर है ना आप यहाँ से देखेंगे गोवा से आपको है ना कन्याकुमारी तकला, कन्याकुमारी तकला। इस तट को है ना मालाबार तट से है ना, मालाबार है ना तट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी तट में है ना इसका नाम है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो काठियावाड़ तट, कोंकण तट है ना, और कन्याकुमारी तट। और आपका क्वेश्चन में पूछा कि है ना कोंकण तट किस तट पे है, तो आप देख सकते हैं इसी का है, तो ये कहाँ है,
ये पश्चिमी तट पे है ना, ये पश्चिमी तट पे है। या अगर बात करेंगे इधर से, या इधर आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कन्याकुमारी से लेके है ना, यहाँ पे देखेंगे तो कृष्णा नदी तक के तट के पास में जो ये जो तट है ना, और यहाँ से लेके ये आपको ये महानदी के तट के ये जो है ना, ये इसका जो नाम है ये उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और है ना, ये देखिए तो उड़ीसा वाला क्षेत्र में देखिएगा स्वर्ण रेखा जो नदी है, इसके बीच में जो तट रेखा है इसको किस नाम से जानते हैं, तो उत्कल तट से, क्या उत्कल तट से। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर है ना, कि कौन कौन तट है ना, किस ओर स्थित है, तो ये जो है ये पूर्वी तट पे स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत के किस राज्य में, तो ये मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। आप है ना, अगर भारत की बात करें तो आप देखेंगे है ना, ये उत्तर भारत में ये है ना, ये यहाँ पे आप देखिएगा तो ये पूरा हिमालय स्थित है, और हिमालय का इधर देखेंगे तो है ना, ये पूर्वांचल हिमालय है, और यहाँ पे ही एक है ना मेघालय में मेघालय का पठार है ना, मेघालय में मेघालय का पठार है। और यहाँ पे है ना, ये जो मानसून जो आती है इस मेघालय पठार से ये टकरा के ना, ये मानसून जो है उत्तर भारत में प्रवेश करती है और बीच में है ना वर्षा कराती है। और मेघालय में मासिन राम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि इससे पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी, लेकिन अब जो है ये मानसेराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक है ना यहीं पे आपको मानसेराम मिलेगा, चेरापूंजी आपको इसी पर है ना यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे आपको गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मिलेगा, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ, ये मेघालय पठार पे, ठीक है ना, ये मेघालय में मिलती है। ठीक है, केरल के मालाबार तट पे भी है ना अधिक वर्षा होती है, काफ़ी वर्षा होती है, लेकिन मेघालय पर है ना पठार में ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, IST और GMT में समय का अंतर कितना है, तो है ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीडिएटर टाइम में समय का अंतर जो है वो 5.5 घंटा का अंतर है। तो दोस्तों आप यहाँ पे 20 में जाकर देखेंगे तो समय को डिवाइड करने के लिए विषुवत रेखा की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पे आप 0 डिग्री जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जो देखेंगे, तो इसमें ये जो यहाँ पे जो 0 डिग्री है जो लंदन के ग्रीनविच से वो गुजरती है, और ये जो आप ये जो देशांतर रेखा जो देख रहे हैं ये पूरब में कितना है, ये पूरब में और पश्चिम में कितना है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप अगर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो 180 डिग्री है ना वेस्ट देशांतर रेखा है, और है ना इसी प्रकार से पूरब में भी 180 डिग्री है ना ईस्ट देशांतर रेखा है। और प्रत्येक देशांतर रेखा यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की रेखा में जो सूरज के प्रकाश जो जैसे सूरज जो मूव कर रही है ना, तो यहाँ पे देखेंगे मान लें कि ये आपका देशांतर रेखा है और सूरज का प्रकाश इस पे पड़ा, और ये पृथ्वी मूव करके ऐसे आया, जैसे पहले सूरज का प्रकाश यहाँ पड़ रही है, पृथ्वी ऐसे है ना रोटेट हो रही है, फिर सूरज का प्रकाश ये वाला यहाँ पे पड़ेगी, तो कितना समय लगता है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सूरज के प्रकाश को फिर पार करने में ये 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा, तो है ना आप अगर 15 देशांतर पार करेंगे तो आपको 60 मिनट है ना यानी कि 1 घंटा लगेगा। तो आप है ना भारत का जो ये जो मानक समय जो है यहाँ पे 0 है ना भारत में 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। इस प्रकार से आप देखेंगे तो भारत GMT से जो है 5.5 घंटा जो है आगे है। ठीक है, ये अगर इसको आपको और विस्तार से समझना है तो हमारे ज्योग्राफी वाले क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाले जल संधि जो है वो कौन सा है, तो बाब अल मंदाब जो है ये
लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। द स्टेट ऑफ हार्मुज जो देखते हैं ना, ये फारस खाड़ी है ना, ये फारस की खाड़ी और ना ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। अभी देखिएगा ये कितना चर्चा में है ना। ये हार्मुज जल संधि बंद हो जाने के कारण क्या हुआ, अभी ईंधन का पूरे विश्व में है ना काफ़ी क्राइसिस है। एलपीजी है ना सिलेंडर का काफ़ी मारामारी है, वो आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, बाब अल मंदाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल के बना है। और सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पे सुंदरवन की अधिकता पाए के कारण इसको है ना यहाँ पे को सुंदरवन है ना कहा जाता है, इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे सुंदरवन नाम का वन पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। और विश्व में ये देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ये दोनों नदी मिलके और बंगाली खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है ना। ऑप्शन में है तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार है ना, और रोड है ना, प्लेटू, ये ऑप्शन में है आपका। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तिब्बती पठार। देखेंगे तो विश्व में सबसे ऊंचा जो पठार की बात चल रहा है, पर्वत की नहीं है ना, ये पठार जो है ये तिब्बत का पठार है और इसकी औसत ऊंचाई जो है ये 4500 है ना मीटर है। ये पठार होते हुए इसकी औसत ऊंचाई कितना है, ये 4500 मीटर है। आप देखेंगे ये जो भारत है, ये भारत के उत्तर में आप देखेंगे ये लद्दाख कश्मीर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर है ना आपका क्यूनिलुन है ना, क्यूनिलुन पर्वत है, और इधर आपका है ना ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय है। इसके बीच में आपको तिब्बत का पठार मिलेगा, है ना, तिब्बत का पठार। तो विश्व पे सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। ठीक है, क्लियर है। आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो ना इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, और मेरे साथ है ना बने रहेंगे आप लोग। लक्षद्वीप है ना द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है आपका इधर देखेंगे है ना, ये दक्षिण भारत हो गया, ये है बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी, और भारत के पश्चिम में आपको अरब सागर देखने के लिए है ना, अरब ये सागर। तो आप बंगाली खाड़ी में है ना यहाँ पे देखेंगे मालाबार तट से है ना ये दूर, तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप मिलेगा, है ना, ये लक्षद्वीप मिलेगा। और इस साइड आएंगे हम लोग है ना बंगाली खाड़ी में, तो आपको है ना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, अंडमान और निकोबार निकोबार द्वीप समूह देखने के लिए मिलेगा ये। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो इसमें आप देख सकते हैं ना ये अरब सागर में स्थित है। क्या हो जाएगा, अरब सागर में। और अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में है ना। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और इसी के नीचे भारत के प्रायद्वीप भारत के नीचे देखेंगे तो आपको हिंद महासागर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है। ऑप्शन में श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान। ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, आप लोग है ना बचपन से है ना पढ़ते आ रहे होंगे। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पाक जल संधि के नाम से ये मत समझिएगा कि ये पाकिस्तान में स्थित है ना, बल्कि ये भारत और ये श्रीलंका को अलग करती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो भारत के तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु, और श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका का ये उत्तरी भाग है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इधर है आपको पाक की खाड़ी है ना, पाक की खाड़ी स्थित है। और इसके दक्षिण में देखेंगे यहाँ पे तो ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और इसी को है ना जो इसको जोड़ती है वो कौन सा जोड़ती है, तो पाक जल संधि। और अलग किसको करती है, तो ये देखिए ये भारत के तमिलनाडु को और ये श्रीलंका के उत्तरी भाग को। तो ये भारत और श्रीलंका या तमिलनाडु और श्रीलंका को ये क्या करती है, अलग करती है। और कभी कभी पूछ देगा पाक जल संधि जोड़ती किसको है, तो पाक जल संधि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, यही। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना किस राज्य में स्थित है? या तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे पुराना है ना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और है ना ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में है ना ये स्थित है। ठीक है ना। इसको हेली नेशनल पार्क है ना, इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम था ये। ठीक है ना। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात तो ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो एक सींग वाला गेंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो ये चेरापूंजी जो है ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे चेरापूंजी पे होती है। लेकिन है ना वर्तमान में नया डाटा के अनुसार देखिएगा तो का है ना मानसी राव यहाँ पे है ना विश्व में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। दोनों आसपास में चेरापूंजी मानसी राव दोनों आसपास ही है स्थित है ना। तो चेरापूंजी ये जो है ये मेघालय में स्थित है और मेघालय में देखिएगा तो 3 पहाड़ी काफ़ी फेमस है, गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जैंतिया की पहाड़ी है ना। और मेघालय के पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। ये स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है? स्वेज नहर की बात चल रहा है ना। तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है ना, काफ़ी फेमस है ये, कई बार क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछता भी है। तो स्वेज नहर और है ना स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये अरब पठार है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये अफ्रीका मिलेगा, अफ्रीका। और इसी के बीच में आपको है ना कौन सा सागर मिलेगा? स्वेज है ना, स्वेज नहर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों है ना एक समय ऐसा था जो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी था तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, पर वहाँ पे बांध बना के है ना बाढ़ को नियंत्रण कर दिया गया है। लेकिन बिहार में देखेंगे, बिहार की बात चल रही है ना, तो बिहार में है ना कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि है ना ये जो आप यहाँ पे देखेंगे ये बिहार हुआ और बिहार में है ना ये आपका कोसी नदी बहती है, ये हिमालय से आती है और बिहार में प्रवेश करती है और हर एक साल यहाँ पे बाढ़ लाती है। क्योंकि है ना पर्वत क्षेत्र से अचानक उतरती है मैदानी क्षेत्र में और नदी में गाद जम जाने का क्या होता है ये अपना मार्ग परिवर्तन कर लेता है और हर एक साल देखेंगे तो ये अपना मार्ग परिवर्तन करके ये इधर की तरफ तो ये पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। यानी कि ये मार्ग परिवर्तन है ना और बाढ़ हर एक साल लाती है, इसीलिए इसको है ना ये बिहार का है ना शोक भी कहा जाता है। किस नदी को? ये कोसी नदी को। ठीक है। सोनभी नदी बिहार की प्रमुख नदी है जो दक्षिण से है ना पटना के पास में आके गंगा में मिलती है। गंडक नदी भी जो है सोमेश्वर के पहाड़ी से इसका उद्गम होती है और ये भी है ना ये भी गंगा की सहायक नदी है और है ना बागमती नदी भी ये बिहार के प्रमुख नदी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य की बात कर रही है ना, तो ये नया डाटा जो है 2024-25 है ना, बात करें 2024-25 के नए आंकड़े के अनुसार से प्रमुख उत्पादक जो है ये झारखंड राज्य हो गया है, झारखंड। हालांकि इससे पहले जो था ये छत्तीसगढ़ था, लेकिन अब नया डाटा में झारखंड हो गया है। और भंडार की दृष्टि में भी देखेंगे तो झारखंड प्रथम स्थान पे है और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ओडिशा, ओडिशा और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो कोयला उत्पादन में पहला स्थान पे आपको झारखंड, दूसरा स्थान ओडिशा और तीसरा स्थान पे ये छत्तीसगढ़ ये मिल गया है। लेकिन कोई कोई डाटा में आपको है ना ये आपको छत्तीसगढ़ भी पहला स्थान में मिल जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर है ना? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये
ये झारखंड। वैसे भी ऑप्शन में आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तो है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये झारखंड है। और भंडार की दृष्टि में भी झारखंड ही सबसे अग्रणी राज्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि दक्कन का पठार जो है किससे बना हुआ है ना, तो ये दक्कन का पठार जो है ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। आपको पता होना चाहिए कि जो दक्कन का जो पठार है वो ज्वालामुखी से निर्मित है, और वो भी देखेंगे तो ये बेसाल्ट या चट्टान से ये निर्मित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसाल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो वेटिकन सिटी है। आप देखेंगे इटली के एक शहर है रोम, है ना, रोम में ये पूर्ण रूप से स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल जो है ये सबसे कम है, ये 0.44 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। देख रहे हैं ना इसका क्षेत्रफल कितना है ना कम है, ये बहुत ही छोटा है ना। और रोम शहर में, ये रोम शहर के बीच में स्थित है, इसका क्षेत्रफल है ना सबसे विश्व में कम है, और ये है ना स्वतंत्र देश है। तो इसमें देखेंगे तो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, वेटिकन सिटी। कभी कभी पूछता है कि है ना वेटिकन सिटी ये कहाँ पे स्थित है, तो रोम के बीच में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो जो है ये कैस्पियन सागर है। दोस्तों ने पे आप सागर है तो इस पर कन्फ्यूजन मत होइएगा कि ये सागर है, बल्कि सागर नहीं है ना, नाम है सागर लेकिन है झील। तो पहली बात कि ये झील क्या होता है, तो वैसा है ना जलाशय जो चारों ओर है ना ये स्थल से घिरा हो, यस, स्थल से घिरा होता है, तो क्या कहलाता है, झील। भारत में जैसे देखेंगे चिल्का झील जो है ना, कई सारे झील है। तो विश्व में सबसे बड़ी झील की बात कर रहा है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। अच्छा, विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील है ना ये अफ्रीका में है, यहीं पे है ना विक्टोरिया झील से ही नील नदी है ना जो विश्व का सबसे बड़ा नदी है, सबसे लंबी नदी है, वहीं से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। लेक सुप्रियल झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख झील है ना। ये बैकाल झील जो देखेंगे तो ये आपको एशिया में स्थित प्रमुख झील मिलेगा ये। ठीक है, इसी प्रकार से है ना देखते हैं कि ये आपका आज का प्रैक्टिस सेशन था। तो ये एग्जाम के तैयारी के लिए है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप है ना क्वेश्चन को पैटर्न समझिए, और है ना ये आपको पिछले है ना PYQ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको है ना समझने के लिए मिलेगा कि हमको है ना पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से है ना अगला प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। इसी प्रकार से हम ही नहीं बल्कि हमारे सारे टीम मेंबर, हमारे सारे फैकल्टी जो है एक बेहतर अनुभव के साथ आपको है ना बहुत कड़ी मेहनत के साथ आपको हर एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। साथ साथ है ना आपको फाउंडेशन पढ़ना है तो वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग प्ले लिस्ट पे है ना जरूर जाइए और हमारी है ना टीम से, हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए है ना बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग है ना अच्छे से पढ़ते रहिए और है ना तैयारी को एक नया दिशा दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।